सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। Hello everyone, welcome back to Ron channel Success Mantra. I am Ronak Tiwari and today's my topic is consideration. तो आप सब जानते हैं फ्रेंड्स कंसिडरेशन क्या होता है और कंसिडरेशन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है कॉन्ट्रैक्ट में। पहले कंसिडरेशन समझते हैं। तो कंसिडरेशन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अगर आपने किसी को कुछ दिया तो उसके बदले जो आपको मिला दिस इज कंसिडरेशन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन ने अगर बी को मान लेते हैं कि वॉच दिया, मतलब एक घड़ी दिया, तो बी ए को उस घड़ी के बदले जो देगा, जैसे कि मान लेते हैं प्राइस दिया, प्राइस की हम वैल्यू रख देते हैं 100 रुपीज। तो ये जो 100 रुपीज बी ने ए को दिया, इट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इन द सेंस कि समथिंग इन रिटर्न। अगर आपने किसी को दिया कुछ तो उसके बदले जो आपको रिटर्न में मिलता है, दिस इज कंसिडरेशन। तो ये तो आपको समझाने के लिए बस डेफिनेशन हो गया, शॉर्ट टाइप में एक एग्जांपल्स हो गए, बट इसके अलावा इसमें कई सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम कंसिडरेशन प्लस इसके एसेंशियल एलिमेंट प्लस इसके एक्सेप्शन प्लस इसके केस लॉ एंड जितने भी कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट, तो यहां पे आप सब देख सकते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। सो मीनिंग, कंसिडरेशन इज द प्रॉमिस। एक तरीके से कंसिडरेशन एक प्रॉमिस है एंड एक परफॉर्मेंस है एंड फॉरबियरेंस है, बार्गेन बाय अ प्रॉमिसर इन एक्सचेंज फॉर देयर प्रॉमिस। तो हम ये कह सकते हैं कंसिडरेशन क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसके लिए 2 पार्टीज होने चाहिए। फर्स्ट पार्टीज को हम लोग प्रॉमिसर बोलते हैं, सेकंड पार्टी को हम लोग प्रॉमिसी बोलते हैं। तो जो प्रपोजल देता है वो तो प्रॉमिसर हो गया एंड जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है वो तो प्रॉमिसी हो गया, ठीक है। बट ये दोनों एक दूसरे को कुछ देते हैं, जैसे कि ए ने बी को बाइक दिया या ए ने बी को वॉच दिया, तो बी ने जो ए को दिया था बाइक के बदले जो पैसा दिया या वॉच के बदले जो पैसा दिया वो तो कंसिडरेशन हो गया। बट अब ए ने अगर बी को बोला कि मैं आपको बाइक दे रहा हूं, इसके बदले आप मेरे को पैसे नहीं दो, अपनी बाइक दे दो, या कोई और कंडीशन रख दिया कि आप यहाँ से मुंबई जाओ और मुंबई से मेरा एक सामान लेकर के चले आओ, तो दिस इज ऑल्सो कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन में समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो पैसा ही हो। अगर जैसे ए ने बी को बाइक दिया और बी से बोल दिया कि आप इस कंडीशन को परफॉर्म कर लो, तो कंडीशन इज इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूं कि कंसिडरेशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये मान लेते हैं ए है, अब ये ए है और दूसरी पार्टी, ये ए हो गया एंड दूसरी पार्टी बी हो गई। तो ए ने बी को बाइक दिया, तो कंसिडरेशन में ए को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो कंसिडरेशन में बी ने ए को पैसा दे सकता है, मतलब कि उस बाइक का प्राइस दे सकता है, मनी दे सकता है फर्स्ट। साथ ही साथ अगर ए ने बी को बाइक दिया था तो बी से इसके बदले और कोई कंडीशन रख सकता है। जैसे कि एग्जांपल हम कंडीशन में ये मान लेते हैं कि आपको मेरे लिए यहाँ एक कंसर्ट करना है, मतलब एक सिंगिंग का प्रोग्राम करना है। मतलब बी अगर एक सिंगर है और सिंगिंग का प्रोग्राम करता है तो दिस इज ऑल्सो नोन एज कंसिडरेशन। मतलब कंसिडरेशन में सिर्फ पैसा ही मिले जरूरी नहीं है। कंसिडरेशन का सेंस एक तरीके से ये हो गया, अगर ए ने बी को कुछ दिया तो बी से उसके बदले कोई लीगल वर्क करा सकता है। लीगल वर्क इन द सेंस कि वो फॉरबिडन बाय लॉ ना हो या अगेंस्ट लॉ ना हो। जैसे कि एग्जांपल सिंगिंग करा सकता है, साथ ही साथ पैसा ले सकता है, बाइक के बदले उससे कार ले सकता है, बाइक के बदले प्रॉपर्टी ले सकता है। तो ये सारी चीजें कंसिडरेशन होती हैं। तो कंसिडरेशन का मैंने पहले बता दिया कि कंसिडरेशन मीन्स जो एक वहाँ का लैटिन मैक्सिम है क्यूड प्रो क्यू, और उसको हम लोग इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में जानते हैं समथिंग इन रिटर्न। तो कंसिडरेशन में क्या हो गया कि अगर ए ने अगर बी को कुछ दिया है तो उसके बदले बी भी ए को कुछ दे, तो जो भी वो चीज देगा वो कंसिडरेशन हो जाएगा।
वो बाइक के बदले बाइक दे सकता है, बाइक के बदले पैसा दे सकता है, बाइक के बदले कोई और कंडीशन परफॉर्म कर सकता है, और वो कंडीशन कुछ भी हो सकता है, जो आप इमेजिन कर सकते हो कंडीशन हो सकता है, बट ऐसी कंडीशन लीगल होनी चाहिए, अगेंस्ट लॉ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का अगर ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। मतलब सेक्शन 23 जो कॉन्ट्रैक्ट का है वो ये चेक करता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वाइड रहेगा या वैलिड है। तो वाइड एंड वैलिड को चेक करने का जो तरीका है वो सेक्शन 23 से ही होता है। सेक्शन 23 ही बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन वैलिड है देन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल है तब तो वो वाइड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आप समझ गए कंसिडरेशन एक तरीके से प्रॉमिस भी हो सकता है एंड परफॉर्मेंस भी हो सकता है एंड फॉरबियरेंस भी हो सकता है। फॉरबियरेंस एक तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं, या अपस्टैंड जो एक वर्ड यहाँ पे यूज है इसे भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने आपको 10,000 रुपए दिए और 10,000 रुपए दे करके मैंने बोला कि आपको ये वर्क नहीं करना है, मतलब किसी भी वर्क के लिए मैंने आपको मना किया, और अगर जिस वर्क के लिए मैंने आपको मना किया था अगर वो लीगल वर्क है तो वो भी कंसिडरेशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि कंडीशन को परफॉर्म करना भी एक प्रकार का कंसिडरेशन होता है। तो यहाँ पे भी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा 8072 है, तो 8072 के सेक्शन 2 के क्लॉज डी में कंसिडरेशन की डेफिनेशन बताई गई है, और वहां पे भी कंसिडरेशन डेफिनेशन में ही बताया गया है कि प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, मतलब कि ए ने बी के लिए कुछ किया तो बी ने ए के लिए कुछ किया, साथ ही साथ अगर ए ने बी के लिए कुछ किया, जैसे कि ए ने बी को बाइक दिया और बाइक के बदले बोल दिया आपको ये वर्क नहीं करना है, मतलब कि किसी वर्क से अब्सटेन रहना है, मतलब उस वर्क को आपको नहीं करना है, तो वो भी कंसिडरेशन माना जाता है। एंड साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखना, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एक्ट, अब्सटेंस और प्रॉमिस, मतलब एक तरीके से इसमें एक्ट करना एंड अब्सटेंस मतलब कि वो एक्ट ना करना एंड प्रॉमिस, ये सारी चीजें कंसिडरेशन मानी जाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कंसिडरेशन लिमिटेड नहीं है, कंसिडरेशन का सेंस बहुत ब्रॉड है। अगर शॉर्टकट तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो ए ने अगर बी को वॉच दिया तो उस वॉच के बदले बी से वो कुछ भी लीगल वर्क करा सकता है, लेकिन हाँ दोनों उसके लिए कंसेंट दे, मतलब कि दोनों का कंसेंट होना चाहिए, उसमें दोनों उस चीज के लिए एग्री हो, वो लीगल वर्क होना चाहिए, वो किसी तरीके से फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। जैसे ए ने बी को वॉच दिया तो वॉच के बदले पैसे ले सकता है, वॉच के बदले दूसरी वॉच ले सकता है, वॉच के बदले बोल सकता है कि आपको ये वर्क नहीं करना है, या वॉच के बदले और भी कोई चीज एक्सचेंज कर सकता है। तो ये सारी चीजें कंसिडरेशन के फॉर्म में आती हैं, और साथ ही साथ वॉच के बदले ये भी कह सकता है कि आपको ये वर्क नहीं करना है, तो अगर वो लीगल वर्क के लिए कोई मना किया है तो भी वो कंसिडरेशन मानी जाएंगी। ये तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन रही, एंड कंसिडरेशन में कुछ चीजें को और क्लियर कर देता हूं आपको, जैसे कि समथिंग इन रिटर्न। मैंने आपको बताया कंसिडरेशन में समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए, मतलब अगर आपने किसी को कुछ दिया तो उसके बदले आपको कुछ मिलना मैंडेटरी है। समथिंग इन रिटर्न को क्यूरी वर्सेस मीशा के केस में एक्सप्लेन किया गया बाय जस्टिस लूस के थ्रू। तो जस्टिस लूस क्या ही कहते हैं इसमें, अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ आई ऑफ द लॉ मे कंसिस्ट ईदर इन सम राइट, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यूएबल कंसिडरेशन होता है वो राइट को क्रिएट करता है, साथ ही साथ इंटरेस्ट को इंक्लूड करता है, प्रॉफिट को भी इंक्लूड करता है, बेनिफिट को इंक्लूड करता है, सम अदर फॉरबियरेंस, कुछ एक्ट न करने के लिए अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया तो उस चीजों को भी इंक्लूड करता है, एंड लॉस रिस्पॉन्सिबिलिटीज सफर्ड आर अंडरटेकन बाय द अदर, ये सारी चीजें एक तरीके से कंसिडरेशन में आती हैं। तो वैल्यूएबल कंसिडरेशन का मतलब क्या हो गया कि समथिंग जो आपको रिटर्न मिल रहा है ना वो इक्वल सेंस में होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ कंसिडरेशन के रूल होते हैं, जैसे पहला रूल यही हो गया कि कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। मस्ट बी रियल का मतलब क्या हुआ, कंसिडरेशन आपको रियल में मिलना चाहिए, मतलब कोई इमेजिनेशन या कोई फेक नहीं होना चाहिए, और उसकी मतलब उसकी लॉ के निगाह में कुछ न कुछ वैल्यू होना चाहिए। विदाउट वैल्यू कंसिडरेशन नहीं माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि जो समथिंग इन रिटर्न है, मतलब जो कंसिडरेशन आपको मिला, मतलब आपने कुछ दिया था तो उसके बदले जो आपको मिला
उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, और वो वैल्यू राइट के भी फॉर्म में हो सकती है, बेनिफिट के फॉर्म में हो सकती है, प्रॉफिट के फॉर्म में हो सकती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की मैं बात करूं, ए ने बी को एक बाइक दिया और बोला कि इस बाइक को आप ले जाओ, लेकिन इसे आप मैनेज करके रखोगे, मतलब इसको अच्छे से प्रॉपर रिपेयर करके रखोगे, साथ ही साथ इस बाइक का यूज आप मेरे बच्चे को स्कूल से अप डाउन वाला काम करोगे, मतलब स्कूल उसे ड्रॉप करोगे, उसे वहां से घर लेकर के आओगे। तो ये एक प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। तो अगर भी यहाँ पे इस चीज के लिए एग्री होता है तो दिस इज ऑल्सो कंसिडरेशन। मैंने आपको बताया था ना कि कंडीशन को परफॉर्म करना भी एक प्रकार का कंसिडरेशन होता है। तो पैसे के साथ साथ ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बेनिफिट, प्रॉफिट, सारी चीजें कंसिडरेशन के फॉर्म में हो सकती हैं। इसीलिए शुरू में मैंने बोल दिया था इसका कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड है। कंसिडरेशन में सब कुछ आ सकता है, मतलब अगर आपने कुछ किसी को दिया तो उसके बदले आप उससे कुछ ले भी सकते हो, कोई वर्क करा भी सकते हो, और उससे बोल सकते हो, जैसे कि एग्जांपल अगर आपने कार दिया तो उस कार के बदले उससे प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, मतलब प्रॉपर्टी अगर हमें मिल रहा है तो एक प्रकार से एक राइट क्रिएट हो रहा है। ठीक, ये सारी चीजें कंसिडरेशन के फॉर्म में आती हैं। तो कंसिडरेशन में आप ऐसे शॉर्टकट में समझ सकते हो कि हमने किसी को कुछ दिया तो उसके बदले जो अभी हमें मिलता है, अगर वो वैल्यूएबल है, उसकी लॉ के निगाह में उसकी वैल्यू है, तो ये सारी चीजें कंसिडरेशन मान ली जाती हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैगजीम है, दूसरी मैगजीम भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अ प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन इज नल एंड वाइड, मतलब विदाउट कंसिडरेशन कोई भी प्रॉमिस नल एंड वाइड होती है। कहने का मतलब अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप जानते हैं कि कोई एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ है तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और कोई एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो अगर मान लेते हैं कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ है तो उसमें कंसिडरेशन जरूर रहेगा, और कंसिडरेशन है तभी जाकर के वो एग्रीमेंट बनता है, और फर्दर एग्रीमेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इसमें कंसिडरेशन में हमेशा कुछ ना कुछ आपको मिलना चाहिए। अगर कंसिडरेशन विदाउट अगर कोई एग्रीमेंट फ्रेम किया गया तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एंड इस थिंग्स को, मतलब कि विदाउट कंसिडरेशन कोई भी एग्रीमेंट वाइड होता है या कोई भी प्रॉमिस ये कोई वैल्यू नहीं होती है, इसे हम लोग न्यूडम पैक्टम, एक लैटिन मैगजीम है, उसके नाम से जानते हैं। मतलब न्यूडम पैक्टम मतलब क्या हो गया, विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट विल बी वाइड। एंड क्यूड प्रो क्यू भी मतलब क्या, इस मैगजीम का मतलब क्या हो गया, समथिंग इन रिटर्न, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कंसिडरेशन। तो ये दोनों लैटिन मैगजीम है और दोनों की मीनिंग आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन रख दिया जाएगा और उनमें से आपको कोई करेक्ट आंसर लगाना पड़ेगा। तो क्यूड प्रो क्यू का मतलब क्या हो गया, समथिंग इन रिटर्न, एंड न्यूडम पैक्टम मींस कि विदाउट कंसिडरेशन एनी एग्रीमेंट विल बी वाइड। बट इसके एक्सेप्शन है कुछ, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, फिर आप यहां पे देख सकते हैं, एज पर डेफिनेशन कंसिडरेशन इज अ समथिंग इन रिटर्न ऑफ अ प्रॉमिस विच कंसिस्ट। तो डेफिनेशन जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया कंसिडरेशन का, उसके बिहाफ पे आप देख सकते हैं कि कंसिडरेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। मतलब कि एन एक्ट का मतलब कि मैंने आपको वो दिया, वॉच दिया या बाइक दिया, तो उससे बदले मैंने आपसे कोई एक्ट कराया, या मैंने आपसे बोल दिया आपको कोई एक्ट नहीं करना है, तो अगर आप वो एक्ट नहीं किए वो भी कंसिडरेशन हो गया। एंड मतलब प्रॉमिसर ने उसको प्रॉमिसी को कुछ दिया था, मान लेते हैं वॉच दिया था या बाइक दिया था, तो यहाँ पे प्रॉमिसर ने अगर बी को वॉच दिया या बाइक दिया तो प्रॉमिसर के डिजायर पे कंसिडरेशन मिलना चाहिए। जैसे कि होता है ना कि मैं आपको बाइक दे रहा हूं तो मेरे को बाइक के बदले 10,000 चाहिए, तो उसके डिजायर पे होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। या दूसरी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि मैं आपको एक कार दिया तो कार के बदले मेरे को 4 लाख रुपए चाहिए, कार के बदले मेरे को वो प्रॉपर्टी चाहिए, कार के बदले मेरे को वो वाला घर चाहिए, तो हमेशा कंसिडरेशन प्रॉमिसर के डिजायर पे होना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि जो दोनों पार्टी का कंसेंट होता है वो सेम होना चाहिए, मतलब सेम थिंग में कोई कंसिडरेशन मिलना चाहिए। मतलब दोनों की जो मतलब ए ने बी को कुछ दिया, बी ने ए को कुछ दिया, तो उसमें दोनों की सेम सेंस होनी चाहिए, सेम कंसेंट होनी चाहिए, और इसी चीज को सेक्शन 13 भी डिफाइन करता है। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या कंसिडरेशन में और चीजें आ रही हैं। बाय द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, कंसिडरेशन प्रॉमिसी या किसी और पर्सन के थ्रू भी दिया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आपने मेरे को बाइक दिया तो
मैं आपको बाइक के बदले पैसा दे सकता हूँ, साथ ही साथ मेरे बिहाफ पे भी आपको बाइक के बदले कोई पैसा दे सकता है। कहने का मतलब ये है कंसिडरेशन प्रॉमिसी या उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन भी दे सकता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। एंड इसके रिगार्डिंग मैं केस लॉ भी आगे मेंशन किया हूं, तो वहां पे मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट, which can be either already executed or is in the process of execution or maybe still be executory। एक तरीके से कंसिडरेशन में भी पहले से एग्जीक्यूटेड हो या एग्जीक्यूटरी होने वाला है, मतलब कि इन फ्यूचर एग्जीक्यूटेड हो सकता है। तो ये सब भी कंसिडरेशन के फॉर्म होते हैं। ये सबको मैं एलिमेंट पे मेंशन करके रख रहा हूं, तो वहां पे आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट, हाँ, एसेंशियल एलिमेंट्स। अब हम एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके 6-7 एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को आपको ध्यान में रखना है और एलिमेंट से ही हम किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो पहला इसका एलिमेंट है कंसिडरेशन मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। तो पहले ही मैंने आप सबको बताया अभी कि दो पार्टी हैं, ए एंड बी। ए ने अगर बी को कार दिया है तो बी अपनी इच्छा से उसे 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए या 100 रुपए या 5,000 रुपए नहीं दे सकता। बी उतना ही प्राइस देगा जितना कि ए ने कोड किया है, ठीक। और अगर वो दोनों सेम थिंग में एग्री होते हैं तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। तो हमेशा कंसेंट सेम थिंग में होना चाहिए, जो कि सेक्शन 13 में बताया गया है। एंड फर्दर कंसेंट फ्री कंसेंट होना चाहिए, जो कि सेक्शन 14 में बताया गया है। और कोई कंसेंट फ्री कंसेंट तभी होगा जब उसमें 5 चीजों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो भी मैं आपको 1 बाय 1 थोड़ा सा बता देता हूं। उसमें है कोअर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक एंड अनडू इन्फ्लुएंस। मतलब ये 5 चीजें अगर नहीं है किसी भी कंसेंट में, तो वैसे कंसेंट को हम लोग फ्री कंसेंट मानते हैं। तो कंसिडरेशन आप ध्यान में रखेंगे, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। तो कंसिडरेशन हमेशा प्रॉमिसर के डिजायर पे होना चाहिए। तो इस पे काफी अच्छा केस है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। तो इस केस को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। एंड ये इतना इंपॉर्टेंट केस है कि अगर आप इस पे लर्न रख रहे हो तो डेफिनेटली एग्जाम में हर बार ही आता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पहले यहाँ पे पार्टी के नेम अच्छे से मेंशन करूंगा, फिर 1 बाय 1 चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। तो जो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस है उसमें कितने पार्टी हैं, तो पहले ये मैं आपको दिखाता हूं। तो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस, ये काफी इंपॉर्टेंट एंड लीडिंग केस है, इसे आप ध्यान में रखेंगे इस केस को। तो इस केस में हुआ क्या था कि दुर्गा प्रसाद एंड बलदेव 2 पर्सन हैं। पहले तो इस केस में जितने पार्टी हैं उन पार्टी का मैं नाम लिख देता हूं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट को हम मान लेते हैं दुर्गा प्रसाद, सेकेंड को मान लेते हैं बलदेव एंड थर्ड इसमें थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो यहाँ पे मतलब इस केस में 3 पार्टी हैं। तो यहाँ पे इस केस में हुआ क्या था कि बलदेव ने, जो ये बलदेव हैं, इन्होंने एक मार्केट का कंस्ट्रक्शन कराया, एक मतलब मार्केट उन्होंने बनवाया। जैसे कि पहले के टाइम होता था ना कि 20, 30 या 40 रूम का बड़ा सा मार्केट रोड पे रहता है, वहां पे कोई अपने सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट, जैसे कि उन्हें कुछ भी सेल करना है मार्केट में, सब्जी से लेकर के कोई खिलौने के सामान है, जो भी उन्हें सेल करना है, वहां पे वो लोग एक एक रूम लेकर के उन्हें सेल कर सकते थे। तो बलदेव ने एक मार्केट बनाया, मार्केट का कंस्ट्रक्शन कराया था। और ये बलदेव ने जो मार्केट का कंस्ट्रक्शन कराया था वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे कराया था। तो ये एक एक पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि मतलब बलदेव ने जो मार्केट का कंस्ट्रक्शन कराया वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे कराया। बाद में जब एक मार्केट अब ये बन गया, अब हम मार्केट मान लेते हैं ये है, ये इतना बड़ा मार्केट है और इसमें ये इतना बड़ा मार्केट है एंड इसमें ये सारे रूम हो गए हैं, फर्स्ट रूम, सेकंड, थर्ड, ऐसे ऐसे करके इसमें इतने सारे रूम हो गए। बाद में क्या हुआ कि दुर्गा प्रसाद बलदेव के पास आए और बोले कि मुझे एक रूम आप उस मतलब जो आपने मार्केट बनाया है तो उस मार्केट में मुझे ये वाला रूम चाहिए।
और यहाँ पे जो भी मैं सेल करूंगा, जैसे मान लेते हैं कि अगर उन्होंने पटाखे की दुकान रखी या मान लेते हैं वेजिटेबल की दुकान रखी या जो भी वो शॉप रखना चाहें वो दुर्गा प्रसाद रख लिया और बोले कि जो भी मैं सेल करूंगा तो दिन में अगर मेरे को 1000 की इनकम हो रही है तो 1000 का 10% मैं आपको दूंगा। मतलब कि रोम के बदले यहाँ पे दुर्गा प्रसाद ने बलदेव से ये प्रॉमिस किया कि दिन भर में जो भी मैं ऑब्जेक्ट सेल करूंगा तो उसमें जो भी इनकम जनरेट होगी उसका 10% मैं आपको दूंगा। बाद में बलदेव ने दुर्गा प्रसाद को एक अपना मार्केट में एक छोटा सा रूम उनको दे दिया चीजों को सेल करने के लिए। बट बाद में क्या हुआ कि दुर्गा प्रसाद ये चीज मतलब ये जो इनकम जनरेट हुई तो उसका जो 10% हो रहा है वो नहीं देना चाहे। फिर बलदेव ने कोर्ट में सूट फाइल किया। तो यहाँ पे कोर्ट ने मतलब जस्टिस ने क्या कहा, मतलब जज साहब ने वो क्या बोला कि जो आपने मार्केट का कंस्ट्रक्शन कराया था वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे कराया था, बलदेव के कहने पे नहीं कराया था। इसलिए बलदेव अगर आपको कुछ दे रहा है तो वो तो आपको पैसा मिल गया, लेकिन बलदेव को उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए बलदेव आपको कुछ देने के लिए बाउंड नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कंसिडरेशन जो है वो हमेशा एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे प्रॉमिसर कौन है, ये अगर इसने अगर बिल्डिंग बनवाई है तो इससे तो ये चलो कुछ मांग भी सकता है, जैसे कि अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहाँ पे कोई शॉप रखता फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस पर देने के लिए बाउंड भी है। लेकिन यहाँ पे जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है या जो मार्केट का कंस्ट्रक्शन हुआ है तो बलदेव ने दुर्गा प्रसाद के कहने पे ना करा करके बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे कराया था। इसलिए दुर्गा प्रसाद यहाँ पे बलदेव को कुछ भी देने के लिए बाउंड नहीं है। तो ये आपको केस ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट काफी इजी केस है। और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में चीजों को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मतलब कंसिडरेशन प्रोमिसी एंड एनी अदर पर्सन के थ्रू दिया जा सकता है। तो इसे भी मैं आपको एक केस लॉ के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि केस लॉ के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा तो चीजें अच्छे से आपको क्लियर होंगी। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। अब जो नेक्स्ट केस है हमारा वो केस यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने मेंशन करके रखा है। नेक्स्ट केस है हमारा चिनैया वर्सेस रमैया। चिनैया वर्सेस रमैया केस काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे समझना आपके लिए मैंडेटरी है। और साथ ही साथ ये केस एग्जाम में बाय इलिस्ट्रेशन मतलब इलिस्ट्रेशन के थ्रू फ्रेम करके पूछा जाता है एंड डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि चिनैया वर्सेस रमैया किस टॉपिक से रिलेटेड केस है। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे ये कंसिडरेशन चिनैया वर्सेस रमैया केस, पहले तो आप बताओगे कंसिडरेशन से रिलेटेड है और साथ ही साथ आप बताओगे कि कंसिडरेशन प्रॉमिसी भी दे सकता है, प्रॉमिसी भी दे सकता है एंड प्रॉमिसी के बिहाफ पे एनी अदर पर्सन भी दे सकता है। तो इस केस में क्या हुआ था, तो पहले इस केस में जितने पार्टी है मैं उनको ले लेता हूं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम रख देते हैं एक, इसमें ओल्ड लेडीज है या ओल्ड वुमेन हम बोल देते हैं, एक ओल्ड वुमेन है। एंड सेकेंड है रमैया एंड थर्ड है चिनैया। तो एक ओल्ड लेडीज हो गई एंड दूसरा रमैया एंड तीसरा चिनैया। तो तीनों को और इजी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग अपने से थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। तो ओल्ड लेडीज को हम मान लेते हैं कि ये ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर है मतलब दादी माँ है। किसकी ग्रैंड मदर है, रमैया की। एंड चिनैया एक तरीके से इस ग्रैंड मदर का मान लेते हैं सन है, ठीक। तब इस केस में हुआ क्या था कि ग्रैंड मदर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी रमैया को दे दिया, ऑल प्रॉपर्टी किसको दे दिया, रमैया को दे दिया। और एक कंडीशन रखी। कंडीशन क्या रखा, कंडीशन ये बोली कि ओल्ड लेडीज या ग्रैंड मदर ने रमैया से कि मैं आपको सारी प्रॉपर्टी तो दे दूंगी बट आपको एनुअली मतलब कि पर ईयर कुछ इनकम सी को मतलब यहाँ पे चिनैया को देना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ इसमें, ग्रैंड मदर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी रमैया को दे दी
बट एक कंडीशन के साथ दी कि आपको इस प्रॉपर्टी के इनकम में से, जैसे मान लेते हैं इस प्रॉपर्टी से पर ईयर 1 लाख रुपए की इनकम हो रही है, ठीक, तो इसमें से 10,000 आपको पर एनम चिनैया को देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 10,000 आपको चिनैया को देना पड़ेगा। ये कह करके ओल्ड लेडीज ने या ग्रैंड मदर ने रमैया को प्रॉपर्टी दे दी। तो रमैया ने कुछ 10 चिनैया को पैसा दी, मतलब पर ईयर 10,000 कुछ ईयर तक तो दी। बाद में रमैया को कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले हमें कुछ मिलना चाहिए। और रमैया को किसी ने ये चीज बता दिया होगा कि अरे पागल, तू तो उसे कुछ दे रही है चिनैया को, बट चिनैया तुमको क्या दे रहा है? तो चिनैया अगर आपको कुछ भी नहीं दे रहा है तो एक तरीके से ये एग्रीमेंट फॉर्म ही नहीं हो सकता। एंड जब एग्रीमेंट अगर कोई लीगल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता। तो रमैया ने क्या किया कि पैसा देना बंद कर दिया। जो पर एनम पैसा देती थी उस पैसे को देना बंद कर दिया। सो फर्दर चिनैया ने सूट फाइल किया, चिनैया ने कोर्ट में सूट फाइल किया। और यहाँ पे जज क्या बोले थे ये अच्छे समझना कि चिनैया जो आप कंसिडरेशन पा रहे हो या जो आप 10,000 पर एनम पा रहे हो ये बिल्कुल सही है। एंड रमैया आपको पैसा देने के लिए बाउंड है। इसलिए बाउंड है क्योंकि रमैया को जो प्रॉपर्टी मिली है वो प्रॉपर्टी ओल्ड लेडीज के थ्रू मिली है और ओल्ड लेडीज उस प्रॉपर्टी को एक कंडीशन के साथ आपको दी है। तो इसलिए आप रमैया पैसा चिनैया को दोगे। मतलब कोर्ट ने एक तरीके से यहाँ पे क्या डिसाइड किया कि चिनैया के बिहाफ पे कंसिडरेशन उसकी ग्रैंड मदर ने आपको दिया है। तो ऐसे भी हम समझ सकते हो कि ग्रैंड मदर ने चिनैया के बिहाफ पे कंसिडरेशन किसको दिया है? ग्रैंड मदर ने चिनैया के बिहाफ पे कंसिडरेशन रमैया को दिया है। तो कंसिडरेशन क्या हो गया? मतलब ग्रैंड मदर ने चिनैया के बिहाफ पे अपनी पूरी प्रॉपर्टी रमैया को दी, इसलिए रमैया चिनैया को पर एनम कुछ सर्टेन अमाउंट देने के लिए बाउंड है। ये आपका क्लियर होगा। ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट केस है और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सो नेक्स्ट है कंसिडरेशन इज एन एक्ट अब्सटेंस एंड फॉरबियरेंस और डेट्रीमेंट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कंसिडरेशन एक एक्ट भी हो सकता है, साथ ही साथ कुछ ना करने के लिए अब्सटेंस भी हो सकता है, फॉरबियरेंस भी हो सकता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो कंसिडरेशन इन तीनों में से किसी के फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो कंसिडरेशन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब इस वाले टॉपिक से। पहले हम लोग समझते हैं पास्ट कंसिडरेशन क्या है। तो पास्ट कंसिडरेशन कंसिस्ट is an act already done by one as consideration for promise or other। तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि आपका वॉलेट खो गया, मतलब पर्स आपका खो गया और उस वॉलेट को मान लेते हैं ए ने पाया और आपको रिटर्न कर दिया, क्योंकि उसमें आपका आधार कार्ड था या कई सारे आइडेंटिटी प्रूफ थे। तो उसको देखने के बाद जो भी पर्सन पाया था तो वो आपको रिटर्न कर दिया। तो आप खुश हुए और खुश होकर के बोले कि मैं आपको इसके बदले 5,000 रुपए दूंगा। ये पास्ट कंसिडरेशन हो गया और ये इन्फोर्सिबल है और इंडिया में ये अप्लीकेबल होता है। बट पास्ट कंसिडरेशन इंग्लिश लॉ में कंसिडरेशन नहीं माना जाता, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पास्ट कंसिडरेशन का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। साथ ही साथ ये ध्यान में रखना है कि इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन नहीं माना जाता है, सिर्फ पास्ट कंसिडरेशन इंडिया में अप्लीकेबल है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंसिडरेशन। तो प्रेजेंट कंसिडरेशन वेरी वेरी सिंपल है। आपने किसी को बाइक दी और बाइक के बदले जैसे आपने उससे पैसा लिया उसी टाइम, मतलब सेम टाइम, तो ये तो आपका प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया। और फ्यूचर कंसिडरेशन क्या हो गया? तो फ्यूचर कंसिडरेशन अच्छे समझना, अ प्रॉमिस टू डू समथिंग इन फ्यूचर इज लीगली कंसिडरेशन। मतलब कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि आप मेरे को 10,000 दो और मैं 10 दिन बाद ये वर्क कर दूंगा, ठीक है, दिस इज ए फ्यूचर कंसिडरेशन। तो जो 10 दिन बाद में वो वर्क करूंगा तो वो फ्यूचर कंसिडरेशन होता है। एंड इस पे लीडिंग केस है केदारनाथ वर्सेज गौरी मोहब्बत। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी लीडिंग केस इन द कंसिडरेशन। तो अब हम लोग केदारनाथ वर्सेज गौरी मोहब्बत केस को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसे आप अच्छे समझना, और ये काफी इंपॉर्टेंट केस है केदारनाथ वर्सेज गौरी मोहब्बत। तो केदारनाथ वर्सेज गौरी मोहम्मद में क्या हुआ था, इसमें पहले हम पार्टी का नाम रख लेते हैं कि इसमें इस केस में कितने पार्टी हैं,
क्योंकि जब हम लोग पार्टी को यहाँ पे बना देते हैं कि हाँ 1 2 3 पार्टी है, तो आपको समझने में थोड़ा इजी होगा। फर्स्ट पार्टी एंड सेकेंड। फर्स्ट है केदारनाथ, उसे हम के से डिकोड करेंगे, एंड सेकेंड है जी, मतलब कि गौरी मोहम्मद। ठीक, तो केदारनाथ एंड गौरी मोहम्मद। केदारनाथ म्युनिसिपल कमिश्नर है एंड गौरी मोहम्मद एक आम मतलब कि जनरल पर्सन है, मतलब कॉमन पर्सन है। ठीक, अब केदारनाथ को एक टाउन हॉल कंस्ट्रक्ट कराना था, तो केदारनाथ को क्या करना था, मान लेते हैं कि ये टाउन हॉल कंस्ट्रक्ट कराना है, मतलब कि इस टाउन हॉल को इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा ये एडिटिंग में गड़बड़ हो गया। हाँ, केदारनाथ को एक टाउन हॉल कंस्ट्रक्ट कराना है। अब मान पहले हम टाउन हॉल को समझ लेते हैं, जैसे ये टाउन हॉल आपका हो गया। ठीक, अब ये केदारनाथ को बनवाना है और इसमें टोटल बजट केदारनाथ को ये लगा कि 40,000 रुपए आएगा। कितना? 40,000। तो उन्होंने क्या किया, चंदा को कलेक्ट करना चालू किया, या सब्सक्रिप्शन उन्होंने इशू चालू किया, मतलब पैसे लाने के लिए मार्केट से। तो यहाँ पे केदारनाथ जैसे कई पर्सन के पास गए, जैसे एग्जांपल हम रख लेते हैं, ए के पास गए तो ए ने कुछ पैसा देने के लिए बोल दिया, जैसे कि एग्जांपल ए ने बोल दिया कि मैं आपको 10,000 दे दूंगा। एंड बी के पास गए तो बी ने भी कुछ ऐसे अमाउंट देने के लिए बोल दिया है कि हाँ आप टाउन हॉल को कंस्ट्रक्ट कराओ, मैं आपको पैसे दे दूँ। मतलब केदारनाथ जितने पर्सन के पास जा रहे थे तो कुछ न कुछ पर्सन अमाउंट देने के लिए बोल देते थे। वैसे ही केदारनाथ गौरी मोहम्मद के पास गए और गौरी मोहम्मद ने 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन लिया, मतलब कि गौरी मोहम्मद ने बोला कि मैं 100 रुपए डिपॉजिट कर दूंगा इस टाउन हॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। बाद में ये टाउन हॉल कंस्ट्रक्ट हो गया, ये टाउन हॉल कंस्ट्रक्ट हो गया, बट गौरी मोहम्मद ने अभी तक 100 रुपए पे नहीं किया। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे गौरी मोहम्मद टाउन हॉल के लिए, जो टाउन हॉल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसको उसका पेमेंट करने के लिए बाउंड है कि नहीं। तो जब यहाँ पे गौरी मोहम्मद ने पेमेंट नहीं किया था, तो केदारनाथ जब कोर्ट गए तो जज कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो टाउन हॉल बना है तो उसमें आप 100 रुपए देने के लिए प्रॉमिस किए हो, और आप 100 रुपए दे रहे हो, और उस 100 रुपीज के बदले जो ये टाउन हॉल बना है, तो ये एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। मतलब कि 100 रुपए आप केदारनाथ को दिए तो ये केदारनाथ के लिए कंसिडरेशन है, और आपके लिए कंसिडरेशन क्या होगा, ये टाउन हॉल, मतलब कि केदारनाथ ने टाउन हॉल बनाया, ये गौरी मोहम्मद के लिए कंसिडरेशन है। एंड गौरी मोहम्मद ने 100 रुपए केदारनाथ को दिए टाउन हॉल बनाने के लिए, तो 100 रुपए कंसिडरेशन किसके लिए है, केदारनाथ को है। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि गौरी मोहम्मद आप 100 रुपए केदारनाथ को देने के लिए बाउंड हो, मतलब कि आप लीगली एक तरीके से बाउंड हो, उसको आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है। और ये प्रॉमिस फ्यूचर प्रॉमिस था, मतलब कि 100 रुपए आज आप देने के लिए बोले थे और बिल्डिंग 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ बाद बनती, तो फ्यूचर कंसिडरेशन है, बट आपको देना पड़ेगा 100 रुपीज। तो कोर्ट ने यहाँ पे डिसाइड कर दिया कि गौरी मोहम्मद को 100 रुपीज इस केस में देना पड़ेगा। आई थिंक ये भी आपका क्लियर होगा। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट केस थे, ये चारों पांचों जो भी इंपॉर्टेंट केस है वो आपको लर्न रखने हैं, एंड एग्जाम में यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर कंसिडरेशन आपका हो गया, एंड इसके बाद इट मस्ट बी समथिंग विच अ प्रॉमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। तो कंसिडरेशन ये ध्यान में रखना कि अगर हम किसी वर्क को करने के लिए पहले से बाउंड हैं तो वो कंसिडरेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल हम रख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, अब ए ने बी को 100 रुपए दिया और सी ने बी से बोला कि आप मेरे को अपनी बाइक दे दो। ठीक, बट यहाँ पे सी ने बी से बोला था आप अपनी बाइक दे दो। ये जब बी ने सी को 100 रुपए दिए, तो बी ने सी को 100 रुपए दिए, तो सी ने बोला कि मैं आपको अपनी बाइक दे दूंगा ना। फिर से थोड़ा अच्छे समझ लेना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बी ने यहाँ पे सी को 100 रुपए दिए और बी यहाँ से सी से क्या चाहता है, बाइक चाहता है। ये अच्छे से बिल्कुल आप समझना, ठीक है। बी ने सी को 100 रुपीज दिए एंड सी इसको बी को बाइक देगा। बट मान लेते हैं कि
सी पहले ही ए से प्रॉमिस क्या किया था कि मैं बी को बाइक दे दूंगा। जैसे कि ये वाला इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 10 मार्च 2 मार्च 2020 को, बट 2 मार्च 2019 में ही सी ने ए से प्रॉमिस करके रखा है बी को बाइक देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंसिडरेशन मतलब बी ने जो 100 रुपए, बी ने जो सी को 100 रुपए दिए हैं और उसके बदले जो बाइक मिलने वाली है, तो ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सी ने तो पहले से ये से प्रॉमिस किया था कि हम बी को बाइक दे देंगे। तो कंसिडरेशन ये ध्यान में आपको रखना है कि कंसिडरेशन अगर पहले से ही फिक्स था, ठीक है, तो वो कंसिडरेशन कैटेगरी में नहीं आएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आप सब पे अगर मैं एग्जांपल कोई दूं, तो आप अपने पेरेंट्स को एक बाइक दिए, ठीक, बस उस बाइक को जब आप दिए तो उससे बदले उनसे 10 रुपए लिए या 100 रुपए लिया, 10,000 रुपए लिए, कुछ भी आप अपने हिसाब से प्राइस का वो प्राइस रख सकते हो। बट उस बाइक को देने के लिए आप अपने ग्रैंड फादर से या ग्रैंड मदर से पहले से प्रॉमिस किए थे कि हम अपने पेरेंट्स को, मतलब अपने मम्मी पापा को ये चीज देंगे। तो वो जो आप प्रेजेंट टाइम में दियो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी काम को पहले से करने के लिए बाउंड हो, ठीक है, तो वो कंसिडरेशन कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि आप उसे पहले से करने के लिए बाउंड थे। तो यहाँ पे इसे मैं और अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अंडर ए ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ, जैसे कि अगर आपके कोई लॉ के थ्रू ड्यूटी इम्पोज की गई है, मतलब लॉ के थ्रू अगर आपको कोई चीज पहले से करना था, ठीक है, और पहले से आपने ना करके किसी से कोई पैसा लेकर के वो वर्क कर रहा है, तो ये कंसिडरेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। कहने का मतलब शॉर्टकट में बिल्कुल सीधा सीधा है कि लॉ ने अगर पहले से आपके ऊपर कोई ड्यूटी इम्पोज करके रखी है, तो आप उसे फ्री तरीके से करोगे, मतलब विदाउट किसी से कोई चीज लिए, मतलब विदाउट किसी से कोई कंसिडरेशन लिए बिना करोगे। और अगर आप कंसिडरेशन लेके कर रहे हो तो वो आपका जो आप उसके मतलब किसी से आपने 100 रुपए लिए किसी वर्क को करने के लिए और 100 रुपए ले करके वो वर्क कर रहे हो, तो कंसिडरेशन कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल मैं इसका आपको बता देता हूं, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक को प्रोटेक्ट करना, ठीक। अब पुलिस बोले कि आप 100 रुपए दो तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे पुलिस ने 100 रुपए लिया ए से, ठीक, और तब पुलिस ने प्रोटेक्ट किया, तो क्या ये लीगल है? लीगल कंसिडरेशन है, मतलब कि ए ने 100 रुपए दिया ये तो सही है, लेकिन 100 रुपए लेकर के पुलिस प्रोटेक्ट करे तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, पुलिस 100 रुपए लेकर के उसके बदले उसे कुछ दे रहा है, बाइक दे रहा है, वॉच दे रहा है, तो ठीक है, मतलब एक दूसरे से मतलब पैसे दे करके एक्सचेंज किए तो ठीक है। लेकिन पुलिस की ड्यूटी होती है, वो सरकार के थ्रू इसीलिए अपॉइंट है कि आप पब्लिक को प्रोटेक्ट करोगे। तो पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस कोई कंसिडरेशन नहीं ले सकता है, और अगर कोई कंसिडरेशन लेता है तो ऐसा कंसिडरेशन वाइड कंसिडरेशन होता है और साथ ही साथ इलीगल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस पे एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट भी है कि एवरी लीगल एग्रीमेंट तो वाइड होगा, मतलब कि एवरी इलीगल थिंग तो वो वाइड होगा, बट जो वाइड है वो जरूरी नहीं कि वो इलीगल हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बनता है, उसे मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये अभी फिलहाल आप ध्यान में रखो कि अगर कोई ड्यूटी लॉ के थ्रू इम्पोज्ड है तो उसके बदले आपको कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर लॉ के थ्रू इम्पोज है, वो करने के लिए वो एक्ट बाउंड है। नेक्स्ट है अंडर ए ड्यूटी एमिनेटिंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि अगर कोई ड्यूटी किसी पर्सन के ऊपर किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पहले इंपोज कर दी गई है तो उसके लिए भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। जैसे उसे भी मैं बाय एग्जांपल बता सकता हूं। ऐसे मान लेते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर को 1997 की गवर्नमेंट ने एक रोड बनाने के लिए पैसे दे के रखे हैं, ठीक, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को क्या बनाना है? एक रोड बनाना है, ठीक। और जो 1997 में गवर्नमेंट थी, मान लेते हैं एग्जांपल बीजेपी की गवर्नमेंट है उस टाइम, तो रोड बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को 1000 करोड़ रुपए पहले से ही दे के रखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे आज की डेट में मान लेते हैं गवर्नमेंट 2023 में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो 23 की जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो कोई पैसा इस कॉन्ट्रैक्टर को रोड बनाने के लिए फिर से नहीं देगी। इसलिए नहीं देगी क्योंकि ये रोड बनाने के लिए ऑलरेडी
कॉन्ट्रैक्ट बी को 1997 में दिया जा चुका है, ठीक। और ना ही बी ऐसा डिमांड कर सकता है, और अगर ऐसा करता है तो ये बिल्कुल इलीगल होगा और वाइड होगा। कहने का मतलब है अगर कोई ड्यूटी बाय लॉ इम्पोज की गई है, या पहले के कॉन्ट्रैक्ट जो पहले की कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें कोई ड्यूटी इम्पोज की गई है, तो उसके लिए आपको अगेन मतलब फिर से किसी भी कंसिडरेशन की या कोई प्राइस की या कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। अगर आप देते हो और वो आपसे बाउंड कराता है ऐसे लेने के लिए, तो वो चीज वाइड होगी, इलीगल होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। तो सेक्शन 23 ये बताता है कि अगर किसी भी एग्रीमेंट का कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट होगा, और अगर कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो भी वाइड होता है, और इन्फोर्सिबल बाय लॉ है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो यहाँ पे अनलॉफुल हम किन किन चीजों को मानते हैं, तो ऐसे आप देख सकते हैं सेक्शन 23 स्टेटस दैट कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इफ, मतलब कि यहाँ पे 5 कंडीशन मैंने मेंशन करके रखा है। इन 5 कंडीशन में कोई भी कंसिडरेशन अनलॉफुल माना जाएगा। जैसे पहली सिचुएशन है इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब कि लॉ ने अगर किसी चीज को फॉरबिड करके रखा है, किसी चीज को मना करके रखा है कि आपको ये वर्क नहीं करने हैं, फिर भी आप वो वर्क कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग आप एग्रीमेंट कर रहे हो, तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट होगा, साथ ही साथ इलीगल भी होगा। जैसे एग्जांपल, अब लॉ ने ये कह के रखा है कि आपको इलीगल तरीके से गन को सप्लाई नहीं करना है, इलीगल तरीके से ड्रग्स को नहीं सेल परचेस करना है, बट आप कर रहे हो या करने के लिए एग्रीमेंट किए, तो ऐसा एग्रीमेंट आपका इलीगल वाइड दोनों होगा। दूसरा है सच अ नेचर दैट इफ अलाउड इट वुड डिफीट सम लॉ ऑफ द कंट्री। जैसे कि मान लेते हैं कि इंडिया ने यूएसए के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि कोई भी कंट्री एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट के बिना या एक दूसरे के परमिशन बिना कोई भी सप्लाई नहीं करेंगे, और इंडिया का कोई पर्सन उस रूल को, मतलब जो यूएसए इंडिया ने बना के रखे हैं या जो ट्रीटीज पे साइन किए, उसे ब्रीच करके कोई पर्सन वो एक्ट कर रहा है, तो ऐसा एक्ट के लिए जो भी आप एग्रीमेंट करोगे वो भी एग्रीमेंट वाइड होगा। जैसे इसे मैं एग्जांपल के थ्रू ऐसे आपको समझा सकता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया एंड यूएसए ने कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि दोनों कंट्री एक तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, मतलब कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तभी यहाँ पे लाइफ सर्वाइव सभी पर्सन कर सकते हैं, ठीक। बट ए ने बी से ए मान लेते हैं कि इंडिया का है, एंड बी भी मान लेते हैं इंडिया का ही रखते हैं, बी भी मान लेते हैं इंडिया का है, ठीक। तो ए बी ने कुछ ऐसा एग्रीमेंट किया जिसके थ्रू ये इन्वायरमेंट को ब्रीच कर रहे हैं या अगेंस्ट इन्वायरमेंट है, इससे काफी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो अगर ऐसे भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो जो इंडिया के साथ जो भी कंट्री किसी भी चीज पे ट्रीटीज की है, एग्रीमेंट की है, उसको ब्रीच कर रहा है, तो आपका ऐसा एग्रीमेंट वाइड होगा। और ये जस्ट मैंने आपको एक सिचुएशन बताई, ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, मतलब कि इंडिया ने किसी फॉरेन कंट्री से कोई भी एग्रीमेंट करके रखा है, किसी ट्रीटीज पे साइन करके रखा है, और आप किसी पर्सन से एग्रीमेंट करके उस चीज को ब्रीच कर रहे हो, तो आपका एग्रीमेंट वाइड होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इट इज फ्रॉडुलेंट। अगर आप फ्रॉडुलेंट के थ्रू कोई कंसिडरेशन दे रहे हो, आप कंसिडरेशन में कोई फ्रॉड है, तो भी आपका वाइड होगा। ये तो आपको पहले से ही पता होगा। एंड नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर इसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं ए एंड बी दो पार्टी हैं, ठीक। ए ने बी को 100 रुपीज दिया, और 100 रुपीज दे करके ए ने बी से क्या बोला कि बी आपको सी को पीटना है, ठीक है, या सी के प्रॉपर्टी को डैमेज करना है। तो यहाँ पे ए ने बी को 100 रुपीज दिया, और बी के लिए बी कैसे कंसिडरेशन ए को देगा, सी को पीट करके या सी के प्रॉपर्टी को डैमेज करके। तो ऐसा एग्रीमेंट अगर ए भी करना चाह रहे हैं तो भी ये एग्रीमेंट इलीगल एंड वाइड दोनों होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर
ये दोनों एक्ट आईपीसी में प्रोहिबिटेड है। और चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 17 ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी एंड ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करता है। और ये दोनों हीनियस क्राइम के अंदर आते हैं अगर आपके बॉडी को कोई इंजरी कॉज करता है या आपके किसी प्रॉपर्टी को कोई इंजरी कॉज करता है। तो अगर आप किसी को पैसा दे करके किसी को मरवाना चाहते हो, किसी की प्रॉपर्टी डैमेज कराना चाहते हो, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वाइड एग्रीमेंट होगा, साथ ही साथ इलीगल होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कोर्ट रिगार्ड इज इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। कहने का मतलब है अगर कोर्ट ने किसी सब्जेक्ट मैटर को इमोरल मानता है या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी डिक्लेयर करके रखा है या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी उसे समझता है, तो अगर आप ऐसा एग्रीमेंट करते हो तो भी वो अनलॉफुल माना जाएगा और वो वाइड की कैटेगरी में हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आप इमोरल चीजों के रिगार्डिंग या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी कोई एग्रीमेंट करते हो तो भी ऐसा एग्रीमेंट अनलॉफुल होगा, और जो चीजें अनलॉफुल है वो वाइड होगा। तो भी ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका एग्रीमेंट अगेंस्ट मोरालिटी, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल प्रोस्टिट्यूट समझ सकते हो, या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी में आप समझ सकते हो कि अब पैसे दे करके मतलब रॉयट्स ये सब कराना, ये सब पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, या पब्लिक ब्रीच को पीस करने की कैटेगरी में आता है। ये सब भी अगर आप ऐसा कोई एग्रीमेंट करना चाह रहे हो तो भी एग्रीमेंट ये अनलॉफुल प्लस वाइड होगा। नेक्स्ट है इसके रिगार्डिंग कुछ कंसिडरेशन, रिगार्डिंग कुछ रूल्स है। एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। तो एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन में क्या होता है? कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। तो जो समथिंग इन रिटर्न होता है नीड नॉट नेसेसरली बी इक्वल इन वैल्यू टू समथिंग गिवन। कहने का मतलब है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ये जरूरी नहीं है, बट उसकी लॉ की निगाह में कुछ वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को एक 20,000 की बाइक दिए, मतलब एक हम बाइक दिए जिसकी मार्केट प्राइस 20,000 है, बट जिसको हमने बाइक दिया वो हमारा फ्रेंड है, तो क्या उससे हम 20,000 ही कवर करेंगे, मतलब रिकवर करेंगे? तो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है वो हमारा फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है, तो 20,000 के बदले मैंने 10,000 ले लिए, मैंने 5,000 ले लिए। तो कंसिडरेशन तो मैंने लिया, लेकिन क्या एडिक्वेट कंसिडरेशन था? या मैं इसे एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लेते हैं ये ए है एंड ये बी है, एंड ए बी आपस में फ्रेंड है। ए ने बी को बाइक दिया, अब बाइक की मार्केट प्राइस हम मान लेते हैं 20,000 रुपीज है। ए ने बी को जो बाइक दिया था उसकी मार्केट प्राइस 20,000 रुपीज है। अब बी ए का फ्रेंड है, तो बी अगर 20,000 न दे करके सिर्फ 10,000 रुपए दिया और ए एग्री हो गया, तो भी ये एग्रीमेंट माना जाएगा। और ऐसा एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, ऐसा एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, इसलिए इस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं विदाउट एनी इशू। बट क्या कंसिडरेशन एडुकेट था? मतलब कि 20,000 की बाइक ए ने जो 10,000 रुपए में दिया तो एडुकेट कंसिडरेशन नहीं था, मतलब कि जितना पैसा मिलना चाहिए उतना तो पैसा नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा क्योंकि ए ने अपने से 10,000 रुपए छोड़ दिया है, अपने से एग्जेम्प्ट कर दिया बी को, आपको 10,000 कम ही देना है। क्यों? क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हो। तो कंसिडरेशन एडुकेट हो वो जरूरी नहीं है, बट उसकी वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू इन द सेंस कुछ न कुछ आपको मिलना चाहिए और वो लॉ की निगाह में वैलिड होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड साथ ही साथ ये दोनों इसके पॉइंट्स तो हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है इट मस्ट बी रियल नॉट इल्यूसरी। कहने का मतलब है कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। और कंसिडरेशन जो होता है वो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी या लीगल इम्पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए। अगर फिजिकल या लीगल इम्पॉसिबिलिटी है तो इम्पॉसिबिलिटी वाली चीजों को आप जानते होंगे, सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वाइड डिक्लेयर किया गया है, एंड सेक्शन 36 में भी वाइड डिक्लेयर किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसके एक्सेप्शन पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं इसके एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे मैं चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 3 एक्सेप्शन सेक्शन 25 में आपको देखने को मिलेंगे, एंड 1 एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 25 के एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में, एंड एक एक्सेप्शन आपको इस एजेंसी वाले केस में देखने को मिलेगा। तो ये सब सारी चीजें मैं 1 बाय 1 आपको नेक्स्ट पीपीटी के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं
इसका पहला एक्सेप्शन। फर्स्ट एक्सेप्शन है लव एंड अफेक्शन। कहने का मतलब है कि अभी तक मैंने आपको ये बताया कि किसी भी सिचुएशन में हमें कंसिडरेशन देना पड़ेगा, और जब कंसिडरेशन देते हैं तभी वो एग्रीमेंट फॉर्म होता है। तो कहने का मतलब अगर मैं आपको ऐसे भी एक तरीके से बेटर तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मिलकर के क्या बनते हैं, इक्विवेलेंट एग्रीमेंट। ठीक, मतलब प्रॉमिस है प्लस कंसिडरेशन है तब तो वो एग्रीमेंट बन जाते हैं, बट कंसिडरेशन एंड एग्रीमेंट मिलकर के वो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मिला तो एग्रीमेंट, एंड कंसिडरेशन प्लस एग्रीमेंट बना तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये तो चीजें आपको पहले से क्लियर होंगी। तो यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि कंसिडरेशन जितना भी मैंने पीछे जो भी पीछे स्लाइड थी वहां पे मैंने बोला कि कंसिडरेशन मैंडेटरी होता है, बट कुछ ऐसी सिचुएशन है जिन सिचुएशन में कंसिडरेशन मैंडेटरी नहीं होता है। तो फर्स्ट सिचुएशन है लव एंड अफेक्शन, जो कि सेक्शन 25 के क्लॉज फर्स्ट में बताया गया है। तो लव एंड अफेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इसे एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि ए एंड बी दो पर्सन हो गए, ए मान लेते हैं फादर है एंड बी मान लेते हैं सन है। ठीक, तो फादर ने बी को एक कार दिया। ठीक, तो क्या ए अब उसके बदले अपने बेटे से कुछ लेगा? नहीं लेगा ना। तो अगर जब भी कभी कोई पर्सन लव एंड अफेक्शन में किसी को कोई चीज देता है तो जरूरी नहीं कि वो उससे ले, मतलब कंसिडरेशन ले। अगर कंसिडरेशन नहीं ले रहा है तो भी ऐसा एग्रीमेंट वैलिड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल सन एंड फादर का दिया, और एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, दो फ्रेंड्स हो सकते हैं, दो लवर हो सकते हैं, दो कपल, सब कुछ हो सकते हैं। मतलब जब किसी को भी आप लव एंड अफेक्शन में कोई चीज आप दे रहे हो तो उसके बदले कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है तो भी ऐसा एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट होगा, बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन कि राइटिंग में आप दोगे, मतलब कि जब भी आप किसी को कोई चीज दे रहे हो विदाउट कंसिडरेशन तो राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके थ्रू ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। एंड तीसरा लव एंड अफेक्शन में ये चीज आप उसको दिए रहोगे, मतलब जो विदाउट कंसिडरेशन आप किसी को कुछ भी दिए, कार बाइक पैसा जो भी चीज आप दिए वो लव एंड अफेक्शन में ही आप दो। तो पहला राइटिंग मतलब रिटर्न में आप दोगे उसे, दूसरा उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू, तीसरा लव एंड अफेक्शन में आप उसे दोगे, एंड फोर्थ बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर, मतलब कि वो दोनों पार्टी के बीच में नियर रिलेशन होना चाहिए, मतलब कि वो दोनों आपसी में मतलब आपस में नियर रिलेटिव हो। ठीक है, बहुत दूर के ना हो, नहीं तो ये माना जाएगा कि किसी दूर के पर्सन को कोई क्यों गिफ्ट देगा या कोई क्यों कोई चीज फ्री में देगा। तो ये आप ध्यान रखना, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर ए बी को कुछ दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि बी ए से कुछ ले, बट ये चारों कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो आई थिंक ये भी आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट है कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरली सर्विस। इसे हम लोग पास्ट कंसिडरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो पास्ट कंसिडरेशन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, एंड पास्ट कंसिडरेशन सेक्शन 25 के क्लॉज 2 में है। तो पास्ट कंसिडरेशन में क्या होता है, इसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। ए फाइंड्स बी पर्स, मतलब कि बी का पर्स खो गया और ए पा गया उसे। ठीक, और ए बी को जब रिटर्न किया तो बी ने उससे प्रॉमिस किया कि इस पर्स के बदले मैं आपको 50 रुपीज दूंगा, मतलब कि 50 रुपए दूंगा। तो अच्छे समझना, यहाँ पे ए है बी, ठीक है, यहाँ पे ए का ए ने किसका पर्स पाया, बी का। ठीक है, वॉलेट यहाँ पे या पर्स ही लिख देते हैं, ए ने बी का पर्स पाया। ठीक, और जब ए ने इस पर्स को बी को रिटर्न किया तो बी ने क्या प्रॉमिस किया कि मैं आपको 50 रुपीज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो 50 रुपीज इसको दे रहा है तो क्या ए इसके बदले इसको कुछ कंसिडरेशन दिया? नहीं दिया ना, वो तो पर्स पाया था, पर्स पाके पर्स मतलब किसी का पाना और किसी को देना, वो तो कंसिडरेशन नहीं मानता, कंसिडरेशन कैटेगरी में नहीं आता, ये आप सब जानते हो। बट बी ने ए को 50 रुपीज दिए और बी यहाँ पे ए से कुछ नहीं ले रहा है तो भी ये वैलिड एग्रीमेंट होगा और इसे इन्फोर्स कराया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पास्ट कंसिडरेशन की कैटेगरी में आता है या पास्ट सर्विस की कैटेगरी में आता है। जैसे हमारे लिए किसी ने कोई सर्विस किया
ठीक है, फ्री में उसने सर्विस कर दिया। वो हमारा पर्स पाया था खो दिया, आधार कार्ड पाया था मतलब खो गया था, उसने मेरे को दे दिया, मतलब कुछ भी अगर हमारे लिए मतलब विदाउट मेरे कंसेंट किसी ने कोई सर्विस कर दिया, ठीक, और फिर उससे हम अगर हम प्रॉमिस कर लेते हैं कि इसके बदले में आपको 100 रुपए दूंगा, 5,000 रुपए दूंगा, 1,00,000 रुपीज दूंगा, तो हमें वो देना पड़ेगा। उस चीज को देने के लिए हम बाउंड है, और ये पास्ट सर्विसेज के बदले कंसिडरेशन या पास्ट कंसिडरेशन की कैटेगरी में आता है। और जो भी हम उसको पैसा देंगे तो उससे बदले हम उससे कुछ नहीं ले सकते, हम कोई डिमांड नहीं कर सकते। तो भी आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स था इसका। एंड नेक्स्ट है प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट। तो इसे बताया गया है सेक्शन 25 के क्लॉज 3 में। तो टाइम बार डेट क्या होता है? जैसे कि आप जानते हो कि सूट फाइल करने का एक लिमिटेशन पीरियड होता है। तो सूट फाइल करने का कॉन्ट्रैक्ट में लिमिटेशन पीरियड 3 है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो ए है एंड बी, ए ने बी को 100 kg मस्टर्ड ऑयल दिया, ठीक, और इसके बदले बी को 10,000 रुपीज देना था, बट बी 10,000 रुपीज नहीं दिया। मतलब अगर ए ने बी को 100 kg मस्टर्ड ऑयल दिया तो यहाँ पे बी को भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। मतलब बी भी एक तरीके से ए को कुछ दे ना, बट ए को 10,000 देना था, बट ए ने नहीं दिया। यहाँ पे ए ने तो 100 kg मस्टर्ड ऑयल बी को दे दिया, बट बी यहाँ पे ए को कुछ नहीं दिया। तो अगर बी ए को कुछ नहीं दे रहा है, एक तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ क्योंकि बी ने प्रॉमिस किया था कि आप मेरे को 100 kg मस्टर्ड ऑयल दो और इसके बदले में आपको 10,000 दूंगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो ये इस ब्रीच के लिए विद इन 3 ईयर, कॉन्ट्रैक्ट का एक रूल है, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है तो 3 साल के अंदर विद इन 3 ईयर आप सूट फाइल करोगे। कितने साल के अंदर? विद इन 3 ईयर। और विद इन 3 ईयर अगर सूट फाइल नहीं होता है तो वो क्या होता है, टाइम बाहर हो जाता है। मतलब अब आप सूट फाइल करके पैसा नहीं रिकवर कर सकते, ठीक। तो ऐसे हर एक केस का कुछ न कुछ लिमिटेशन पीरियड होता है सूट फाइल करने के रिगार्डिंग। तो 3 ईयर में मान लेते हैं कि ये सूट फाइल नहीं कर पाया, ठीक, तो उसका एक तरीके से पैसा तो डूब गया क्योंकि आपको 3 ईयर के अंदर सूट फाइल करना था और आप नहीं कर पाए तो आपको तो पैसे डूब गए। बट बी यहाँ पे रिटन तरीके से प्रॉमिस करता है ए से कि मैं आपका पेमेंट आपको कर दूंगा। मतलब कि बी ए से रिटर्न प्रॉमिस करता है कि मैं आपका पेमेंट आपको कर दूंगा, भले लिमिटेशन खत्म हो चुका है पैसे रिकवर करने का, फिर भी मैं आपको कर दूंगा। तो यहाँ पे बी इस पेमेंट को करने के लिए बाउंड है और बी जो इसको पेमेंट करेगा उसके बदले कंसिडरेशन नहीं ले सकता। तो ये टाइम बार डेट का एग्जाम्पल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर भी अगर एग्जाम्पल में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उन चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन में उसके भी थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। डी और सी आर एस मतलब ₹1,000 बट द डेट इज बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। डी साइन अ रिटन प्रॉमिस टू पे सी 1,000 ऑन अकाउंट ऑफ डेट, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा और यहाँ पे डी ने जो फर्दर 1,000 रुपीज रिटर्न करने के लिए कहा है उसके बदले कोई कंसिडरेशन नहीं ले सकता। नेक्स्ट है कंप्लीटेड गिफ्ट एक्सप्लेनेशन। जो कंप्लीटेड गिफ्ट है उसे एक्सप्लेनेशन 25 के फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में बताया गया। मतलब कि एक प्रकार से हम किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्ट के बदले भी हम उससे कंसिडरेशन नहीं लेते हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। तो गिफ्ट के सिचुएशन में भी हम कंसिडरेशन नहीं लेते। जैसे गिफ्ट में हम आपको बता दें एग्जांपल, आपने किसी को बर्थडे में कुछ दे दिया, आप किसी के मैरिज में आपने कुछ दे दिया। जैसे बहुत लोग बड़े बड़े लोग किसी के मैरिज में कार गिफ्ट करते हैं, बाइक गिफ्ट करते हैं, रिंग गिफ्ट करते हैं, नेकलेस गिफ्ट करते हैं, तो उसके बदले वो कुछ नहीं लेते। तो जो गिफ्ट का एग्जांपल है वो 25 के एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में दिया है। और गिफ्ट अगर हम किसी को देते हैं उसके बदले हम कोई कंसिडरेशन उससे नहीं लेते तो भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कैटेगरी में माना जाएगा। नेक्स्ट है एजेंसी। तो सेक्शन 185 कहता है कि नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी। मतलब कि एजेंसी के केस में भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है रेमिशन। रेमिशन को सेक्शन 63 में बताया गया है और इसमें भी कहा गया है कि रेमिशन के केसेस में भी कंसिडरेशन जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी
फॉर एन एग्रीमेंट टू रिसीव लेस देन व्हाट इज ड्यू नोन एज रेमिशन इन द लॉ। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करते हैं। ए है, बी है, ए ने बी को कार दिया, ठीक, और बी को इस कार के बदले 4 लाख रुपए देने थे। कितने? 4 लाख रुपीस देने थे। बट ए ने बोला कि तू मेरा फ्रेंड है या तू मेरे जान पहचान वाला है, तो 4 लाख रुपए ना दे करके मेरे को सिर्फ 2 लाख रुपीस दे देना। तो रेमिशन में क्या होता है कि जो अमाउंट में लेना होता है किसी से, मतलब कि ए ने बी को कार दिया और ए को बी से 4 लाख रुपए लेना था, वो 4 लाख रुपए ना लेकर के 2 लाख लेता है, 3 लाख लेता है, 1 लाख लेता है, या 4 लाख रुपए से कुछ अमाउंट को कम कर देता है, ठीक है। दिस इज रेमिशन, मतलब कि जितना हमें अमाउंट लेना था उतना ही अमाउंट न लेकर के उससे कुछ कम अमाउंट लेते हैं, तो इसी को रेमिशन बोलते हैं। और रेमिशन अगर हम किसी को कर रहे हैं तो उसके बदले हम उससे कुछ नहीं ले सकते, ठीक है, उससे हम कुछ नहीं ले सकते, और एक तरीके से कंसिडरेशन माना जाएगा। और जो हम यहाँ पे दिए हैं ये कंसिडरेशन विदाउट समथिंग इन रिटर्न है, मतलब कि हमने 2 लाख रुपए माफ किया, मतलब हमने 2 लाख रुपए किसी को दिया और उसके बदले हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आती है तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हो, मतलब कि सेकंड थोड़ा सा आगे पीछे करके आप देखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो रेमिशन में जनरली क्या होता है कि जो अमाउंट हमें लेना होता है वो अमाउंट ना लेकर के हम थोड़े लेस अमाउंट को लेते हैं। तो जो अमाउंट हम उससे नहीं लिए, एक तरीके से हमने उसको कुछ दिया तो उसके बदले हम उससे कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। जैसे इसे मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्रेडिटर ए agrees to accept 500 rupees from B in full satisfaction of the debt of 1000। कहने का मतलब है ए को बी से अगर 1000 लेना था बट वो 500 रुपीज लिया, मतलब 500 रुपीज छोड़ दिया। A subsequently cannot claim the amount of our 500 as he has received। कहने का मतलब है कि A को B से 1000 लेने थे बट 1000 न लेकर के सिर्फ 500 रुपीज ली, तो यहाँ पे ए फर्दर 500 रुपीज के लिए केस नहीं फाइल कर सकता। ये नहीं कह सकता कि हमने 500 रुपीज लेस लिए वो मेरे को दिलाओ, और ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस रहे, तो एक बार एक्सेप्शंस में आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ। कंसिडरेशन का पहला एक्सेप्शन हो गया नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मतलब नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर हम किसी को कोई चीज देते हैं तो उससे हम कुछ उससे नहीं लेंगे तो भी ऐसा कंसिडरेशन वैलिड होगा, ऐसा एग्रीमेंट वैलिड होगा। दूसरा हो गया पास्ट कंसिडरेशन, तीसरा आपका हो गया टाइम बार डेप्ट, एंड फोर्थ आपका हो गया एजेंसी, एंड फिफ्थ आपका हो गया रेमिशन, एंड फिफ्थ आपका हो गया गिफ्ट। तो इस सिचुएशन में अगर हमें कंसिडरेशन में कुछ नहीं मिल रहा है तो भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में माना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखे हैं। ये चारों लीडिंग केस लॉ हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दुर्गा प्रसाद एंड केदारनाथ वर्सेज गौरी मोहम्मद, चिनैया वर्सेज रेमैया एंड क्यूरी वर्सेज मिश्रा, ये सब काफी लीडिंग केस लॉ हैं। यहाँ से एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि दुर्गा प्रसाद वर्सेज बलदेव किस टॉपिक पे है, तो आप बताओगे जो कंसिडरेशन होता है वो डिजायर ऑफ प्रॉमिसर होना चाहिए। केदारनाथ वर्सेज गौरी मोहम्मद फ्यूचर कंसिडरेशन के ऊपर है। चिनैया वर्सेज रमैया का केस किसके ऊपर है, मतलब किस टॉपिक के ऊपर है कि कंसिडरेशन प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन भी दे सकते हैं। और क्यूरी वर्सेज मिश्रा का केस किस टॉपिक के ऊपर है, कंसिडरेशन जो होता है उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कि लॉ की निगाह में उस कंसिडरेशन की कुछ न कुछ वैल्यू जरूर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।